हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स। तो एंड टाइम पर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर कवर करने होंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक का नाम आपने स्क्रीन पर देखा होगा, टीचिंग मेथड्स। जी हाँ, शिक्षण की जो विधियाँ हैं अभी हम उनको वन बाय वन समझेंगे। काफ़ी सारी विधियाँ हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला हमारा जो टीचिंग मेथड है, यानी कि शिक्षण की विधियां हैं, उसमें सबसे पहली विधि आती है हमारी समस्या समाधान विधि, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट होंगी ना वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। जैसे आपकी संश्लेषण और विश्लेषण इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही समस्या समाधान विधि इंपॉर्टेंट है और आगमन और निगमन विधि इंपॉर्टेंट है। ये 5 विधियां ऐसी हैं जिनसे हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होती है, यानी कि समस्या समाधान विधि क्या होती है। तो देखिए, इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट्स खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। यानी कि समस्या समाधान विधि में क्या होता है, एक समस्या यानी कि एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखी जाती है और उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है बच्चे खुद से निकालते हैं, खुद से खोजते हैं, ठीक है। अब कैसे खोजेंगे, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बच्चे क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। अब ये जो स्टेप है ना, आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि ये जो समस्या के कारण इनका पता लगाना, ये कौन से स्टेप में आता है, स्टेप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो आप कहेंगे सेकंड नंबर पर ये आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, समस्या को चुनना, यानी कि प्रॉब्लम जो है चूज़ करी जाती है, सेलेक्ट करी जाती है कि कौन सी प्रॉब्लम बच्चों के सामने दी जाए, ठीक है। उसके बाद समस्या के कारणों का पता लगाते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि वो प्रॉब्लम क्यों आई है उसके पीछे के रीज़न ढूंढते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा समस्या से संबंधित जानकारी एकत्र करना। अब जैसे हमें समस्या का कारण पता चल गया कि इस कारण से ये जो समस्या है ये आई हुई है, तो फिर समस्या से संबंधित क्या करेंगे, हम जानकारी एकत्र करेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी उनको हम ढूंढेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में समस्या का हम समाधान करेंगे, ठीक है। तो ये जो समस्या का समाधान है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये कौन से स्टेप में आता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये फोर्थ स्टेप में हमारा आएगा समस्या का समाधान करना, ठीक। उसके बाद समस्या का व्यावहारिक प्रयोग, यानी कि जैसे ही आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, समस्या का समाधान कर लिया, तो उसको आप किस तरीके से अपनी डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, वो आपका इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है, ठीक। तो ये आपके स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, यानी कि शिक्षण की विधियों में जो समस्या समाधान विधि है उसके स्टेप्स हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समस्या समाधान विधि को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट विधि आती है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया आगमन निगमन और संश्लेषण विश्लेषण, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब आती है हमारी आगमन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस तरीके से करवाऊंगी ना कि आपको एकदम ट्रिक से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार आपने वीडियो देखा, आपका काम बन जाएगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही ईजी दूंगी जिससे कि आप इजीली समझ जाएंगे। तो इंडक्टिव मेथड क्या होती है ना, कि इस विधि में सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम निकाले जाते हैं। और ये क्या है, एक छात्र केंद्रित विधि है। ये क्वेश्चन सीटेट में एक बार बना हुआ है कि जैसे आपको दे दिया था कि आगमन विधि निम्नलिखित में से कैसी विधि है। ऑप्शन में होगा छात्र केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित विधि है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, छात्र केंद्रित विधि है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिए जाते हैं और एग्जाम्पल के बाद में क्या किया जाता है, नियम बताए जाते हैं, रूल बताए जाते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज़ करिए, जैसे अगर आप सपोज़ करिए बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले टीचर क्या करेंगे, नाउन के एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। तो ये सारी चीज़ें बच्चों से निकलवाई जाती हैं। जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम बताइए, और आपकी जो फेवरेट सिटी है, आप कहाँ कहाँ घूमे हो बताओ, तो बच्चे वहाँ का नाम बताएंगे। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों से निकलवाए जाते हैं, ठीक है। नाउन के एग्जाम्पल निकलवाए और उसके बाद धीरे धीरे
उन एग्जाम्पल्स को जोड़ते हुए बच्चों को नाउन की डेफिनेशन बताई जाती है कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उसके बाद रूल दिए जाएंगे। ये होता है आपका आगमन विधि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस विधि में और क्या क्या चीज़ होती है, तो देखिए इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये जाती है, यानी कि ग्रॉस टू फाइन। ग्रॉस टू फाइन कहने का मतलब है सबसे पहले बड़ी चीज़, जैसे एग्जाम्पल, स्थूल मतलब होता है बड़ी चीज़ और सूक्ष्म मतलब छोटी सी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं जो कि स्थूल होते हैं, बड़े होते हैं, और उससे धीरे धीरे रूल की तरफ जाया जाता है जो कि हमारा सूक्ष्म होता है, फाइन होता है। ठीक है, ये हो गया। और इस विधि में क्या होता है, देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो आगमन विधि है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। जैसा कि हमने बोला एग्जाम्पल टू रूल ये मेथड जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है जो रूल होते हैं वो ऑलवेज जनरल होते हैं। रूल्स आर ऑलवेज जनरल, यानी कि रूल क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, और उदाहरण क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन। ज्ञात चीज़ कौन सी होती है, जो मैंने कहा नाउन के एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को पहले से पता है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या हो गए, ज्ञात हो गए, नोन हो गए, बच्चे उसके बारे में जानते हैं। और जो नाउन की डेफिनेशन हो गई उसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, तो वो क्या हो गया, उनके लिए अज्ञात हो गया, अननोन हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं ये नोन टू अननोन जाती है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। नेक्स्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट, ये ओ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए मूर्त और अमूर्त क्या होता है, मूर्त चीज़ें वो होती है जो चीज़ें हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और अमूर्त चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने में नहीं होती हैं, सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होती हैं, इमेजिनेशन हम उसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है, वो अमूर्त चीज़ें होती हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये जो हमारा इंडक्टिव मेथड है ना, जो कि हमारी एग्जाम्पल टू रूल जा रही है, पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, फिर रूल बताए जा रहे हैं, ये क्या होती है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होती है। यानी कि एग्जाम्पल क्या है, मूर्त है, बच्चों के सामने में है। जैसे बच्चे से आपने पूछा अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, और फ्रेंड बच्चे के सामने में है, उस फ्रेंड को वो टच भी कर सकता है, देख भी सकता है, तो वो क्या हो गया, मूर्त चीज़ हो गई। और उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट है वो चीज़ें बताई जाती हैं जो बच्चे के सामने में नहीं होती हैं। जैसे पहले नाउन के एग्जाम्पल बच्चों के सामने मूर्त रूप में है, और जो नाउन की डेफिनेशन है वो मूर्त रूप में नहीं है, वो कैसी है, वो अमूर्त है, उसको आप बाद में बताओगे। ठीक है, तो ये क्या जाती है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब जस्ट इसका अपोजिट आती है एक मेथड जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन विधि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निगमन विधि को समझ लेते हैं। देखिए ये दोनों ना जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अगर आपने एक मेथड याद कर ली तो समझिए ये दूसरी वाली भी आपको याद हो गई। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। अभी आगमन विधि में क्या हो रहा था, पहले उदाहरण बता रहे थे फिर नियम बता रहे थे ना, इसमें जस्ट उसका अपोजिट हो गया, पहले नियम बताएंगे यानी कि पहले रूल बताएंगे और फिर बच्चों को उदाहरण दिए जाएंगे, यानी कि फिर बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएंगे। अब वो वाली जो विधि थी वो क्या थी, छात्र केंद्रित थी, लेकिन ये विधि क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इस विधि में क्या होता है, वो जो ऊपर हमने पढ़े थे उसके जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएगी, यानी कि पहले बच्चों को छोटी चीज़ें यानी कि नियम बताए जाएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल बताए जाएंगे जो कि स्थूल होते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। सामान्य मैंने आपको बताया था, रूल क्या होता है, हमेशा सामान्य होता है। तो पहले सामान्य चीज़ें बताएंगे, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें, विशिष्ट क्या है, एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, यानी कि अननोन टू नोन। अज्ञात क्या है, जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं। जैसे नाउन की जो डेफिनेशन है उसको बच्चे नहीं जानते हैं तो वो अज्ञात हो गई। और उसके बाद ज्ञात चीज़ें बताई जाएंगी, यानी कि एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, बच्चे एग्जाम्पल्स को जानते हैं, उनके लिए नोन है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। ऐसे ही अमूर्त से मूर्त की तरफ जाती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाती है। अमूर्त चीज़ें अभी मैंने आपको बताया जो बच्चे देख नहीं सकते, जो उनके सामने में नहीं है, वो रूल हो गया। और मूर्त चीज़ें क्या हो गई, जो बच्चे के सामने में होंगी, यानी कि जो एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस आपने क्या करना है, इंडक्टिव मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, यानी कि आगमन विधि को,
और उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए आप निगमन विधि में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों मेथड्स, आप लोग स्टार मार्क ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपकी प्रोजेक्ट मेथड। ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, ठीक है। अभी संश्लेषण विश्लेषण आएंगी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो आपकी प्रोजेक्ट मेथड है इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? किलपैट्रिक हैं। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह अनुभव केंद्रित होती है और यह विधि वास्तविकता पर बल देती है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है ना, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुभव के बेसिस पर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। यानी कि बच्चे वहाँ पर एकदम स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। वहाँ पर ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है शिक्षक की। इसीलिए हम इसको मानते हैं कि ये क्या है, एक अनुभव केंद्रित विधि है, यानी कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड मेथड है, जहाँ पर बच्चे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस प्रोजेक्ट को हल करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट दिया जाता है ना बच्चों को किसी भी चीज़ को लेकर हर सब्जेक्ट में कि इसका प्रोजेक्ट बना करके लाइए, तो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं अपनी मर्जी से, अपने अनुभव के आधार पर। तो वही होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। और ये किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट मेथड है विश्लेषण विधि, यानी कि एनालिसिस मेथड। अब देखिए जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव एक दूसरे की अपोजिट थी ना, सेम ऐसे ही एनालिसिस और सिंथेसिस भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि एक दूसरे की अपोजिट है। आपको बस एक विधि याद करनी है, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले विश्लेषण विधि को समझ लेते हैं, एनालिसिस मेथड को समझ लेते हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हुए उसे हल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम रखी जाती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे उस प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। जैसे सपोज करिए एक पेरेंट है कोई, उन्होंने अपने बच्चे को दिए 100 रुपीज़, ठीक है। अब बच्चे को बोला कि 100 रुपीज़ का आपको सामान लेकर के आना है। अब बच्चा शॉप में गया, उसके बाद बच्चे ने 100 रुपीज़ का सामान लिया, थोड़ा शुगर ख़रीदा, कुछ बिस्किट ख़रीदा, कुछ टॉफ़ी ख़रीदा, कुछ नमकीन ख़रीदा, कुछ सोप ख़रीदा। ये सारी चीज़ें उसने ख़रीदी, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। अब उसने क्या किया, फिर 100 का नोट दिया पहले, और 100 के नोट को फिर डिवाइड करा ना कि कितने रुपए का क्या आया, कितने रुपए का क्या आया, ये अनुमान लगाया गया। तो इस तरीके से उन 100 रुपीज़ का यूज़ कैसे करना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सामान को ख़रीदना है। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम थी बच्चे के सामने, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए बच्चे ने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 100 रुपीज़ का नोट ले गया और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कितने रुपए का क्या है, इस तरीके से उसने सामान खरीद लिया। तो ये होता है जब बच्चे के सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कैसे करता है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। तो ये मेथड हमारी क्या कहलाती है, विश्लेषण मेथड। अब इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है ना, जस्ट अपोजिट संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। इसमें क्या होता है, इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो समस्या के छोटे छोटे पार्ट हैं उन पार्ट्स को जोड़ते हुए सॉल्यूशन निकाला जाएगा। उसमें क्या किया जा रहा था, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो समस्या के छोटे छोटे पार्ट हैं उनको मिला करके समस्या का हल ढूंढा जा रहा है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है इन दोनों में, जो कि आपको ध्यान रखना है, और आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेथड आती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होती है, देखिए इस विधि में जो भाषा बच्चे को सिखानी होती है उसी भाषा में बातचीत की जाती है, और इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए ये टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होती है ना, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। जो चीज़ें बच्चों को आप सिखाना चाह रहे हैं डायरेक्टली आप वही चीज़ बच्चों को सिखाएंगे। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आपने देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है, हिंदी अलाउड नहीं होती है, वहाँ पर बच्चों को इंग्लिश में ही बात करने को कहा जाता है। यानी कि स्कूल में बच्चे ने एंट्री ले ली तो बस उसको इंग्लिश में ही बात करनी है। तो टारगेट ये होता है कि बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, सपोज़ करिए, तो वो इंग्लिश सिखाने के लिए स्कूल में एवरी टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में ही बातचीत करी जाती है। यही होता है हमारा क्या, डायरेक्ट मेथड। जब बच्चे को आप जो भाषा सिखाना चाहते हैं डायरेक्ट उसी भाषा में आप बातचीत कर रहे हैं,
दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। और इस मेथड में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। अब हिंदी स्कूल में देखेंगे अगर ना, जो हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अगर बच्चे को आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चे को हिंदी सिखाई जाती है और हिंदी को ट्रांसलेट करके उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। तो ये हमारी डायरेक्ट मेथड नहीं हुई, ये क्या हुई, हमारी इनडायरेक्ट मेथड हुई, अप्रत्यक्ष विधि हुई, क्योंकि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी यूज करी जा रही है। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज यूज़ होगी ही नहीं। हमारा टारगेट है इंग्लिश सिखाना, तो डायरेक्टली इंग्लिश में ही बातचीत होगी, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेथड है अनुकरण विधि, यानी कि सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड क्या होती है, इस विधि में बच्चे अनुकरण यानी कि नकल करके सीखते हैं। जैसे बच्चे शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। इसमें क्या होता है ना, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, यानी कि नकल करके सीखते हैं, इमिटेशन करके सीखते हैं। जैसे टीचर अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको सुनेंगे और सुन करके वैसा ही बोलने की वो कोशिश करेंगे। तो ये होता है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है ना, बच्चे टीचर को अपना एक आदर्श रूप मानते हैं। बच्चों को लगता है टीचर जो बोल रहे हैं बस वही सही है, और घर में जो उसको बोला जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं स्कूल में टीचर के ऊपर। तो टीचर का वो अनुकरण करके सारी चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है, जब वो फैमिली में जन्म लेता है, तो उस फैमिली के मेंबर्स जिस लैंग्वेज में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, बच्चा भी उस लैंग्वेज को सुन करके उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है बिना स्कूल गए हुए। ये आपने देखा होगा, एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया वो अपने घर की लैंग्वेज ईजिली बोल लेता है और बिल्कुल सही सही बोलता है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सुल्टा गलत बोलता है, ऐसा नहीं होता है। रीज़न यही होता है कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है अपने से बड़ों का, यानी कि इमिटेशन करता है, सुनता है कि बड़े आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। तो यही होती है हमारी अनुकरण विधि, जहाँ पर बच्चे एज इट इज़ टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारी व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड, जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये जो विधि है ना बहुत ही बोरिंग रही होगी, क्योंकि ये विधि क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक द्वारा तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है और यह विधि शिक्षण की प्राचीन विधि मानी जाती है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो टीचर होते हैं वो डायरेक्टली क्लासरूम में आकर लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं, बस लेक्चर दे करके बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं और जो स्टूडेंट्स पीछे बैठे होते हैं उन्हें तो नींद भी आने लगती है। ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी क्लासरूम में हुआ होगा, है ना। तो ये जो लेक्चर मेथड है ना बहुत ही प्राचीन विधि है और इसको जो है अब सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इस मेथड में डायरेक्टली बस टीचर लेक्चर दिए जा रहे हैं और बच्चे सुनते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है। और ये विधि कैसी है, हमारी शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है और कौन सी विधि आपकी छात्र केंद्रित है। ठीक, तो मैंने फ्रेंड्स आपको ये सारे करवा दिए हैं, जितनी भी आपकी टीचिंग की मेथड्स हैं, शिक्षण की विधियां हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। और बाकी फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो CDP के हैंड रिटन नोट्स आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज करके आप CDP के नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्मेट में। और उससे पहले मैं आपको डेमो नोट्स एक बार दिखा दूंगी, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं और उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है कि यस हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे नोट्स, क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप लोग टैग वर्ड्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि टैग वर्ड्स आपका रामबाण तरीका है एंड में एग्ज़ाम को क्रैक करने का। सारे टैग वर्ड की जो वीडियोज़ हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड के जो PDF हैं वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इन सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड की जो PDF हैं उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।